देख पा रहे हैं यस सर। सर। ओके, जी सर। तो अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं आज का विषय है, और क्रिएटिंग सेफ स्पेस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन ऑनलाइन एजुकेशन। ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास 2019 में आपने देखा कि ये जो ऑनसेट हुआ था कोविड का, और उस कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया। शुरुआत 2019 में हुई, इसीलिए नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 पड़ा। शुरुआत कहाँ से हुई ये सब आप जानते हैं, एक मिथ है या सच्चाई है। चाइना से ये स्टार्ट हुआ था, वुहान से, और उसके बाद ये पूरे दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और इस के दौरान जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न था वो जो एजुकेशन है उसका एक लॉकडाउन हो गया था। एजुकेशन का जो लॉकडाउन होने का मतलब ये था कि हम अपने बच्चों को नहीं मिल पा रहे थे, रूबरू हमारा उनसे कोई परिचय नहीं हो पा रहा था। और सारा का सारा जो ये ढांचा था हमारा, वो सारा का सारा एकदम चरमरा गया था। और जब हमारे बच्चे हमारे सामने नहीं हैं, अध्यापक क्लास के अंदर नहीं है, बच्चा क्लास के अंदर नहीं है, तो सबसे बड़ा एक नुकसान है जो हमारे नेशन बिल्डर्स हैं या जो बच्चे हैं हमारे देश का जो भविष्य है, वो जब हम बना ही नहीं पा रहे हैं तो हमारा अंजाम क्या होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एजुकेशन का एक लॉकडाउन हो गया था। और इसमें जो शिक्षा के जो क्षेत्र में जो अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी हमारे लर्नर्स हैं या विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि हम दिखाई नहीं पा रहे थे, हम बच्चों को सिखाई कुछ नहीं पा रहे थे। और जो नुकसान हुआ है आप सब ने देखा है, कितना नुकसान आप अभी तक, हमारे बच्चे और आप सभी साथी टीचर्स मिलकर झेल चुके हैं उसका। और साथ में आप देखिए कि जो एब्सेंस ऑफ वैक्सीन है दैट लेड टू सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वैक्सीन नहीं थी और हम सभी के सभी लोग उस टाइम वी वर प्रोन टू दिस कोरोना वायरस डिजीज, सभी बहुत ज़्यादा एक डर था। और जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बीच बढ़ गई। कोई भी एक पड़ोसी भी एक दूसरे पड़ोसी से नहीं मिल सकता था। और ये इस वजह से था क्योंकि एब्सेंस ऑफ वैक्सीन थी, और हमें डर लगता था कोई हमारे घर आए उससे भी, और हम किसी के घर जाएं उससे भी। तो इसका भी बहुत बड़ा असर हमारी शिक्षा के ऊपर पड़ा था। और जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन है दैट बिकेम द बिगेस्ट कैजुअलिटी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन का क्या मतलब है कि जब एक अध्यापक एक बच्चे को कैसे पढ़ाता है, वो क्लास में फेस टू फेस पढ़ाता है। कभी आपने शायद कल्पना नहीं की होगी कि ये जो फेस टू फेस पढ़ाने की जो प्रथा है ये बदलेगी, और इसमें कोरोना वायरस डिजीज की वजह से इतने सारे परिवर्तन आएंगे। और जो हमारे जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनमें ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई, एक बहुत बड़ा ये दुर्घटना हुई कि हमारे बच्चे हमारे सामने नहीं थे, और जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। और आप सब ये बात जानते हैं कि एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस है, बाईपोलर भी नहीं है। और यहाँ तो जब अब कोरोना वायरस आया और जो ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो ये क्या हो गया, ये तो केवल वन वे प्रोसेस हो गया। और वन वे प्रोसेस में कभी भी टीचिंग और लर्निंग नहीं कभी भी होती है इसके अंदर। उसके बाद फिर जो हुआ, देखिए कि इंडिया में 320 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे थे, केवल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो अफेक्ट हो गए थे, जिनकी पढ़ाई इससे पूरी तरह किसी का माइक ऑन है मैम, आप जो भी साथी हैं, सबरेज जी देखना जरा किसका माइक ऑन है। सभी साथी अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। और ये चीज आप नोट कीजिएगा यहाँ पे कि ये जो आप ऑनलाइन करते हैं, यही प्रॉब्लम हमारे साथ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि बच्चों के साथ जब आप बैठते हैं वहाँ पे, तो ये किस तरह से एक स्पेस क्रिएट करता है, इस तरह की जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। और 5% बैटरी होगी, बता। 5% हो गई है आपके। सवेरे इनको सबको ऑफ कर दे, इनका माइक ऑफ कर दे।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से कि किसी को भी यहाँ से, आप सभी मेच्योर लोग हैं जिन्होंने आगे फर्दर ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमें आपके माइक ऑफ करने पड़े यहाँ से, प्लीज़। माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। तो आप देखिए कि केवल इंडिया में 320 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस कोरोना वायरस डिजीज की वजह से घर में बैठ गए और शिक्षा के ऊपर उनका बहुत बुरा असर पड़ गया था। और जहां तक बात पूरे दुनिया की है तो कितना असर पड़ा होगा आप सब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रैशनल की, कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आई, हम जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कि क्या पीछे इसके पृष्ठभूमि रही है। पृष्ठभूमि बड़ी सिंपल है, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूलों में, खासकर हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें ऑनलाइन एजुकेशन का चलन बढ़ा है। और जब हम सब एजुकेशन, हमारी लॉकडाउन हो गई, सारे के सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल्स हैं वो बंद हो गए, तो वहाँ पे एक ज़रूरत फील होने लगी कि अब क्या होने वाला है, हमारे विद्यार्थी बहुत पीछे जाने वाले हैं, हमारे जो शिक्षा का ढांचा है वो चरमराने जा रहा है। तो कुछ सरकार ने कुछ उसमें कदम उठाने शुरू किए, कुछ बातें सोचनी शुरू करी, और उसके पीछे एक रैशनल उन्होंने दिया है, या जो रैशनल था, बेसिक रैशनल या बेसिक रीजन था, तर्क जो दिया गया, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। शिक्षा के बिना कोई भी देश है वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर शिक्षा ही नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो इसका मतलब हम अवनति की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। कोई भी नेशन बिना एजुकेशन के किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। सेकेंड वन वाज इट हेल्प्स इन ऑल राउंड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द नेशन। जो हमारी शिक्षा है वो किसी भी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास में और उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हर तरह के विकास में उसकी सहायता करती है। और जब हम एक बच्चे का विकास करते हैं तो उस बच्चे के विकास के साथ हम अपने पूरे नेशन का, पूरे देश का हम विकास करते हैं। तो एक बच्चा ही आगे भविष्य बनता है अपने देश का। तो इसलिए जब हम बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं तो हम बच्चे को नहीं शिक्षित कर रहे हैं बल्कि पूरे राष्ट्र को हम शिक्षित कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स, और ये विचार जब आया तो फिर ये सोचा गया, इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट एम्फेसाइज एंड एनकरेज यूज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज टू सपोर्ट एजुकेशन एंड स्टूडेंट। तब इस विषय पे सोचा गया कि क्यों ना ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की जाए ताकि हमारे विद्यार्थी उसका फायदा उठा सकें और हम अपने देश के बनने में अपना योगदान दे सकें। वी कैन सपोर्ट द एजुकेशन एंड द स्टूडेंट्स एज वेल। और उसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये पूरे इंडिया में एक नया फिनोमेना बन गया। इट बिकेम ए न्यू नॉर्मल। एक आम सी बात हो गई कि ऑनलाइन एजुकेशन भारत में शुरू हो गई है। तो क्या आपको लगता है, यहाँ पे मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहूँगा कि क्या हरियाणा में भी, फिर हरियाणा गवर्नमेंट भी पीछे रहने वाली कहाँ थी, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए इस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के, मैं आप में से कुछ साथी थोड़ा सा इसमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन कौन से वो स्टेप्स लिए थे इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। कैन एनी वन ऑफ यू लेट मी नो? कोई आप में से क्या मुझे बता सकता है ये बात कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कौन से वो स्टेप्स लिए गए? किसी को याद है, किसी साथी को? एनी वन कैन एलेबोरेट? बलधीर जी आप अब अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है बोल रहे हैं लेकिन आप, मुझे लगता है कि एक मिनट मैं आपको, यस अब आप परमिटेड हैं। बलधीर जी आप बोलिए, अब आप कर लीजिए अनम्यूट। नाउ यू आर परमिटेड फ्रॉम माय साइड, आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस एनीवन एल्स? यस बलधीर जी। सर दीक्षा ऐप was launched sir, दीक्षा ऐप, वेरी गुड। and निष्ठा सर, निष्ठा ऑनलाइन। हाँ जी सर ये। व्हाट एल्स? यस वो एक अलग सा प्लेटफॉर्म बन गया हमारे पास, दीक्षा का भी है। और जो हमारी सरकार ने कुछ कदम इसमें उठाए हैं, जब हम बात करते हैं अवसर द्वारा। नीलोखेड़ी से सुरेंद्र जी आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं, या दीपक अरोड़ा जी हैं?
दीक्षा की बात करी है, बलजीत जी ने बात करी है, अफसर ऐप। अवसर ऐप की बात हो रही है। अवसर ऐप का भी चलन हमारे हरियाणा में चला है। अवसर ऐप के बाद फिर और कोई साथी? सर डिश चैनल्स। वेरी गुड। जो सबसे बढ़िया जो बात आई मनोज जी ने बोली है, डिश एंटीना से जो चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पे वो प्रोग्राम आ रहे हैं, स्वयं प्रभा चैनल है उस पे वो प्रोग्राम, एजुकेशनल जो चैनल्स आ रहे हैं, और हमारे पास एक एजुसेट का भी माध्यम तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन जब ये एजुकेशन शुरू हुई तो उसमें आप लॉकडाउन के टाइम में खासकर आप देख रहे थे कि एजुसेट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं थी। रीजन ये था कि घरों में एजुसेट फैसिलिटी नहीं थी, तो वही प्रोग्राम्स हमारे टीवी के ऊपर आते थे, और कुछ अलग अलग नेटवर्क्स पे जो अलग अलग केबल टीवी थे, उन पे क्या किया गया था कि उनको कुछ चैनल्स अलॉट किए गए थे कि इन चैनल से आपने ये जो शिक्षा से संबंधित जो चैनल्स हैं उनको आपने चलाना है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिए थे कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों तक पहुंचानी है। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद हमारे टीचर्स ने जूम ऐप की हेल्प ली। जूम ऐप की हेल्प ली, यस वेरी गुड, जिससे लाइव क्लासेस चली हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और कोई साथी ऐड करना चाहेगा कुछ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डिस्कशन। आप देखिए जब आप लोग आगे स्कूल में जाएंगे ना ये ट्रेनिंग देने के लिए, तो आप लोगों को ये कुछ चीजें लेनी है, उनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हर साथी कोई ना कोई नॉलेज लेके आएगा और वो आपकी बात में आगे ऐड ऑन कर देगा। तो शुड आई मूव फर्दर, मैं चलूँ आगे? चलिए, तो जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, उनकी भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कौन कौन से रिक्विजिट्स थे कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में जो जिनकी ज़रूरत है, उनके बिना ऑनलाइन एजुकेशन संभव ही नहीं है। कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सम अदर गैजेट्स, ये ऑप्शनल हैं। जैसे मान लीजिए टीचर जब मैथ्स का टीचर काम करा रहा है तो उसको एक नोटबुक चाहिए जो सीधा वो यहाँ पे कंप्यूटर की एक स्क्रीन टाइप होती है, वो उस पर लिखेगा और वो सीधा बच्चों तक जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शनल थे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बच्चों की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मार्टफोन्स उनके पास बड़े ज़रूरी थे और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बड़ी ज़रूरी थी। और जब टीचर की बात करूँ तो उनके पास कंप्यूटर्स का होना जरूरी था, स्मार्टफोन्स का होना जरूरी था और इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी था। और बाकी सारे जो चैनल्स थे वो ऑप्शनल थे उनके पास। और अगर 2019 की अगर हम आंकड़े देखें, 2019 जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन की बात सोची भी नहीं थी, तो इन सब चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत लो थी। और जब अवेलेबिलिटी इन चीज़ों के नहीं है तो हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोच भी कैसे सकते थे। लेकिन मजबूरी, जब ज़रूरत पड़ी, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनमें बूम आया और ये बढ़ने शुरू हो गई। इंटरनेट फैसिलिटी, अब देखिए ये आंकड़ा अगर आप देखें 2019 का आंकड़ा है, ये केवल 23% लोगों के पास रफली है ये आंकड़ा, 24% लोग ऐसे थे जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी थी। और यहाँ पे भी, और इनमें भी कौन लोग ज़्यादा थे, यहाँ पे जो बिग डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, यहाँ भी बहुत फर्क था। कुछ रूरल जो एरियाज हैं वहाँ तो इंटरनेट फैसिलिटी बहुत कम थी, और जो अर्बन स्टूडेंट्स थे उनके लिए इंटरनेट फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल थी। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे एरियाज हमारे देहात में अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। और जब आज भी वो नेटवर्क नहीं आता है तो आप 1.5 साल पहले या 2 साल पहले की कल्पना कीजिए कि तब उस वक्त क्या हाल होगा। और अगर हम केवल बात करते हैं रूरल स्टूडेंट्स की कि कितने हमारे पास विद्यार्थी ऐसे थे, केवल 4.5% ऐसे विद्यार्थी थे रूरल वाले जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज थी। हाँ, उनके पेरेंट्स के पास हो सकती हैं, लेकिन वो मोबाइल्स बच्चों नहीं यूज कर पाते थे। हम यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए कि अगर 4% ही रूरल में, और देहात में तो हमारा भारत बसता है, केवल 4% ही बच्चे ऐसे थे जो इंटरनेट यूज कर सकते थे। तो अब थोड़ी सी कल्पना कीजिए आप कि आज आप जो अध्यापक थे
आप कहाँ खड़े थे उस वक्त? क्या केवल 4% बच्चों को एजुकेशन दे के ऑनलाइन आप आगे बढ़ सकते थे? शायद मैं कल्पना इसकी नहीं कर सकता, या आप में से शायद कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो अगर आगे हम बात करें अध्यापक की, टीचर, वो तो बात होगी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज की। अगर हम केवल टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स का भी एक पर्सपेक्टिव होता है जिसको हमें देखना होता है कि क्या वो टीचर वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसमें अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा देखते हैं इस पे टीचर पर्सपेक्टिव का, कि इसमें क्या ऑनलाइन टीचिंग मेन टूल टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑनलाइन। बच्चा आपके सामने नहीं है, इंस्टीट्यूशन सारे, स्कूल्स कॉलेज सारे बंद पड़े हैं, तो केवल एक ही विकल्प बचता है आपके पास, केवल एक ही टूल बचता है, और वो है आपके पास ऑनलाइन टीचिंग। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन टीचिंग हो कैसे? फॉर दिस द माइंडसेट वाज टू बी चेंज्ड बाय द टीचर हिमसेल्फ। बट टीचर का माइंडसेट चेंज होना है। और आप सब जानते हैं कितने टीचर्स ऐसे थे जो शुरू में अपना माइंड बना पाए कि भाई हमने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करवानी है। मुझे ऐसा लगता है आप सब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जब सिलेक्शन हुई होगी कि यहाँ पे आपने इस प्लेटफॉर्म पे बैठना है इस ट्रेनिंग के लिए, ये सोचा होगा कि ये हमारा एक बेस्ट ये बंच है, गुच्छा है, ये बहुत बढ़िया वाला गुच्छा है, ताकि हम इसको ट्रेनिंग दें। अब आप खुद में देखिए कि हमारे आपके जो साथी थे, साथी अध्यापक थे आपके स्कूल में, तो कितने साथी थे जो तैयार थे इस चीज के लिए, और वो अपना माइंडसेट, मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स तो आज भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए आज भी उनका माइंडसेट नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हमारा बिना किए काम चल रहा है, हम करें क्यों। तो माइंडसेट चेंज होना बड़ा जरूरी था उसके लिए। जो बहुत सारे अध्यापक थे मेरे, जिनकी वजह से ये ऑनलाइन प्रोग्राम चला, उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया और इस काम को आगे बढ़ाया। प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और उन साथियों ने फिर वेयर, एक कहावत आप सब जानते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। फिर उन्होंने थोड़ा सा अलग अलग एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कहाँ से हम शुरू करें, और शुरुआत आप सब जानते हैं कि हमेशा धीमी होती है, और कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना टीचर्स ने शुरू किया ताकि वो अपने बच्चे तक वो किसी न किसी तरह से पहुंच पाएं। और ये वो अध्यापक थे जो सेंसिटिव अध्यापक थे, सेंसिबल अध्यापक थे, या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि वो डिवोटेड टीचर्स थे। और ये आपके सामने वो जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे, अभी एक साथी ने बात भी की थी, एक साथी ने बोला था कि जूम ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया, गूगल मीट सबसे पहले हमारे यहाँ पे चली थी, क्योंकि हम सब गूगल मीट के बारे में जानते थे कि ये फ्री की ऐप है, फ्री में हम यहाँ से इससे करा सकते हैं सारी चीज़ें। जूम, वेबएक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बायजू, अब इन पे थोड़ी थोड़ी सी अगर हम चर्चा कर लें, आप सब जानते हैं कि जो गूगल मीट है, गूगल मीट पे हम बिल्कुल ऐसे ही आमने सामने बैठते हैं जैसे मैं और आप आज बैठे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने एक उठाया और आगे प्रस्तुत कर दिया, वहाँ बिल्कुल एक फेस टू फेस इंटरेक्शन बच्चे के साथ होता है। बच्चे से बात करना टीचर चाहे तो कर सकता है, कुछ सवाल करना चाहे वो कर सकता है। और इसी तरह से ये जो केस है जूम ऐप के साथ भी ऐसा ही केस है कि भाई हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जब हम इनिशियल स्टेज पे थे, बिल्कुल शुरुआती दौर में थे, तो हमें खुद भी मैं खुद की बात करूं तो गूगल मीट किस तरह से अरेंज करनी है, कैसे उसका लिंक क्रिएट करना है, और उस सब आप भी ऐसे ही होंगे बड़े सारे टीचर्स। उसकी वजह एक है, वो ये है कि आप सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आप इंटरनेट की जो दुनिया है उससे थोड़ा अलग है टेक्निकली। जहाँ तक कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात होती है, आप थोड़ा उससे अलग होते हैं, तो आप टेक्निकली सारा काम करें ये आपसे उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आप सब ने इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया और इन सब प्लेटफॉर्म्स का अपनी ऑनलाइन टीचिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जो ये वेबएक्स है ये भी इसी तरह से है, लेकिन यूट्यूब और व्हाट्सएप की मैं थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करूँगा, क्योंकि इसमें फिर क्या हुआ कि टीचर्स के पास अपना मटेरियल नहीं था, क्योंकि उसके लिए उनको एक अलग से सेटअप की ज़रूरत थी।
अलग से एक ट्रेनिंग की जरूरत थी कि वो यूट्यूब के लिए या अपने वीडियोस कैसे बनाएं। तो इसलिए टीचर्स ने क्या किया कि यूट्यूब से जो भी एजुकेशनल वीडियोस थी उनको बच्चों को भेजना शुरू कर दिया, वहाँ से पिक करके डाउनलोड किया और बच्चों को भेज दिया। और उससे हुआ क्या, टीचर्स के मोबाइल फोन्स की मेमोरीज ब्लॉक हो गई। और एक इसमें एक और भी इशू था कि जब वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ही बड़ी पुअर है तो यूट्यूब की वीडियोस वहाँ पे बफरिंग उनकी चलती रहती थी लेकिन वो प्ले नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, फिर एक व्हाट्सएप एक ऐसा ग्रुप बने जिसमें अध्यापक अपने बच्चों को कुछ टेक्स्ट मटेरियल भेजता था और कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो विजुअल्स वो भेजता था ताकि बच्चे उससे कुछ सीख पाएं। लेकिन वहाँ भी वही बात थी कि कितने बच्चे हमारे पास ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन या स्मार्ट गैजेट्स नहीं थे। और ये बायजूस हैं, अन अकेडमीज हैं, ये तो कुछ ऐसी अकेडमीज हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनका, या आप खुद टीचर्स हैं तो कितने अध्यापक ऐसे हैं जो इन सब का इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम ऐसे लोग होंगे। हाँ, इनकी हेल्प आप ले लेते हैं जब अपने प्रोग्राम्स आप करते हैं। लेकिन उसमें फिर अगर मैं यहाँ पे जो बात करता हूँ, ये थोड़ा देखिए कि टीचर को कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़े थे इस सब के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं अपने जो गवर्नमेंट है, अपनी सरकार है, उसका भी बड़ा धन्यवाद करूँगा कि शायद चर्चा पहले हुई हो इस बारे में आपकी कि जब ये शुरू हुआ कोविड तो 2020 के मार्च में ही, पता नहीं शायद सरकार को कुछ हमारी पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स के बारे में सोचा कि हम टीचर्स को थोड़ा एम्पावर कर दें ताकि वो अपनी ई कंटेंट डेवलप। किसी का माइक ऑन है, ये प्लीज अपना बंद कर दीजिएगा। वहाँ पे ये सोचा गया कि इन सब साथियों को हम इतना एम्पावर कर दें कि अगर ऐसी कोई नौबत आए तो ऐसा हो पाए। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये बात फरवरी 2020 में सोची गई थी, लेकिन हो गया उल्टा कि 2020 में तो जाके एकदम सब कुछ ही बंद हो गया और वो हम शायद उसको उस तरीके से नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ, जो दीक्षा पोर्टल के अभी साथी मेरे बात कर रहे थे, फिर सरकार ने ये सोचा, हमारे एससीईआरटी ने ये सोचा कि दीक्षा पोर्टल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट बना के डाला जाए ताकि वो बच्चा इजीली एक्सेस, टीचर उसको इजीली एक्सेस करे और साथ में वो बच्चे को भी बता दे उसके बारे में ताकि बच्चा वहाँ से उसको इजीली एक्सेस कर पाए। तो पूरे हरियाणा में ये एक मुहिम चली और हमारे जिले का भी इसमें नंबर आया। और मैं आपको बताऊं, आप को ये एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है, मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपको बताऊं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 20 वीडियोस बनाने के लिए मिले थे, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कंटेंट थे उसके। और हमारा जिले में से 23 वीडियो बने हैं उस वक्त। और वो 23 वीडियोस सारे दीक्षा पोर्टल के ऊपर अपलोड हैं, वो आज भी आप वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो जिन साथियों ने बिल्कुल आगे बढ़ के उसमें काम किया था, तो यहाँ से मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूँ, शायद बैठे भी होंगे उनमें से कुछ लोग यहाँ पे। तो ये एक अरेंजमेंट वहाँ पे हुआ था। लेकिन सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकी थी और उसके बाद फिर इसको ये सोचा गया कि बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये प्रोग्राम चलाया जाए। और उसी का ही वजह थी कि लास्ट ईयर फिर जब ये जो गया 2021 जो गया, 2021 में ये एनसीईआरटी ने पहल की थी लास्ट फरवरी में। और फिर अप्रैल में हमारी एससीईआरटी ने कुछ हमारे साथियों को पूरे हरियाणा में एक ट्रेनिंग इम्पार्ट करी कि किस तरह से हम ऑनलाइन या ई कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं, अपने टेक्स्ट बना सकते हैं। और उसी की बदौलत फिर ये हुआ कि हरियाणा का जो नंबर है इस वक्त पूरे इंडिया में सबसे ऊपर है। और अगर मैं केवल करनाल की बात करूं, करनाल में हम 210 अध्यापकों को ई कंटेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि उनको इस प्रोग्राम में, जैसे ये ऑनलाइन टीचिंग है, उसमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जो मेरे साथी टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से। और वो प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही चला बिल्कुल जैसे हम आपके सामने, मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। तो टीचर को भी उस दौरान कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़े थे। और वो किस तरह के अरेंजमेंट्स थे?
सेल्फ मेड टेक्स्ट मटेरियल उसका होना चाहिए। अब उससे वो क्या कर रहा था, पहले वो कुछ मटेरियल बुक में से कॉपी करता था, उसकी फोटो खींचता था और बच्चों तक वो भेज देता था। कुछ मेरे साथी क्या करते थे, वो ऑडियो रिकॉर्ड करते थे व्हाट्सएप के माध्यम से और वो बच्चों को सीधा पास ऑन कर देते थे। कुछ साथी केवल पिक्चर्स भेजते थे, जैसे मान लीजिए फलों के नाम कराने हैं या इस तरह की कोई चीज़ें करानी हैं तो आप उनको विजुअल्स कुछ भेजते थे। और कुछ साथी ऐसे थे जो पारंगत थे इस काम में और वो वहाँ पे वीडियोस भी भेजते थे, चाहे वो कहीं से बोरोड वीडियोस होती थी और चाहे वो कहीं से उन्होंने खुद वो बनाई थी। ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी वो यूज करते थे। ऑनलाइन रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती थी, ये जो यूट्यूब थी ये ऑनलाइन रिसोर्स था। वो वहाँ से वो पिक करते थे, वहाँ से उसका लिंक उठाते थे और वो अपने बच्चों को शेयर कर देते थे। और कुछ साथी फिर हमारे पास ऐसे भी आए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते थे अपने बच्चों के साथ, या वीडियो जैसे कि ग्रुप में वीडियो कॉल करते थे और वीडियो कॉल करके वो बच्चों के साथ अपनी टीचिंग का उन्होंने पूरा का पूरा उस बच्चों को थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये तो आप लोगों की टीचर की अपनी एक मेहनत थी कि उसने इस अरेंजमेंट को किया है। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स उन टीचर्स ने की थी और जैसे जैसे कुछ टीचर्स करते चले गए, कुछ उनके साथी उनके साथ जुड़ते चले गए और जो कारवां था वो बढ़ता हुआ चला गया। और उससे हम आज, अगर मैं आज की बात करता हूँ कि आज का जो अध्यापक है इस ऑनलाइन टीचिंग के काफ़ी करीब आ गया है और वो काफ़ी बड़ी आसानी से इस ऑनलाइन टीचिंग में अब अपना योगदान दे रहा है। तो ये थी कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स जो टीचर ने अपने इनके साथ करनी थी। और अगर मैं बात करूं अब विद्यार्थियों की, अब विद्यार्थियों का भी तो कुछ इसके अंदर रहा होगा ना, उसमें आप देखिए कि वो क्या चाह रहा है, उसका पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने था। विद्यार्थियों का भी कुछ पर्सपेक्टिव होता है और उनके लिए देखिए वो क्या जरूरत थी। They were less exposed to a new and unfamiliar mode of learning. जिस तरह से मेरा अध्यापक ऑनलाइन मोड से अनफेमिलियर था और टीचर एक मेच्योर्ड पर्सनालिटी होती है, लेकिन बच्चा तो बिल्कुल भी, बच्चे के लिए तो टोटली नया सा काम था, सारा का सारा टोटली अनफेमिलियर सा था ये काम। उसको ऐसी चीज के साथ एक्सपोज कर दिया गया जिसका उसको मालूम ही नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जब आप एक कंफर्ट जोन से हटके डिसकंफर्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है और बच्चे इससे दूर भागने लगे कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। दैट मीन्स वो थोड़ा सा उनके मन में निराशा एक उत्पन्न हुई है। और उसके बाद साथ में ये भी देखिए कि अगर बच्चे इसकी तरफ जाते भी तो उनके पास एक और भी तो इशू था कि लैक ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज था। कितने बच्चे ऐसे थे जिनके घरों में स्मार्टफोन्स थे। अगर स्मार्टफोन्स घरों में थे तो कितने बच्चे ऐसे थे कि वो स्मार्टफोन उनके पेरेंट्स उन बच्चों को दे पाते थे। और उसकी ही तो वजह थी, आपने देखा होगा कि पिछले साल हमारे जो डिपार्टमेंट ने एक काम किया था कि शिक्षा मित्र बनाए गए थे। शिक्षा मित्र बनाने का क्या मतलब था, वो यही मतलब था कि बच्चों के पास ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे और जो भी उनका रिश्तेदार था या जो भी उनका भाई बंद या जिसको भी वो अप्रोच कर सकते थे वो वहाँ से उस ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। तो इसलिए वो इसी कमी को पूरा करने के लिए, रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए वो मुहिम जो है वो चलाई गई थी। और वो शिक्षा मित्रों का जो भी अपॉइंटमेंट था या जो उनके सब कुछ उनको अपॉइंट किया गया था। और उसके बाद दे डिड नॉट नो हाउ टू एडजस्ट टू द न्यू रिजीम। और उस नए रिजीम में वो किस तरह से एडजस्ट करें अपने आप को, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और केवल यही नहीं था, इसके कुछ ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स भी थे, जैसे आंखों की रोशनी और छोटे स्क्रीन्स होती थी। और एक और चीज़ आप देखिए कि आप सब भी उसका पार्ट रहे हैं, हम भी उसका पार्ट रहे हैं। और जब टीचर्स अपने विद्यार्थियों को फ़ोन करते थे, फ़ोन बच्चे के पास नहीं होता था, उनके पेरेंट्स के पास फ़ोन होता था और पेरेंट्स भी झल्ला जाते थे फ़ोन सुन के आपका। और वो आपको कई बार ऐसा भी आपको महसूस हुआ होगा कि पेरेंट्स आपको कुछ गलत भी बोल गए होंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज भी बोल गए होंगे कि भाई हमारे पास एक ही तो फ़ोन है, तुमने अलग से तंग कर दिया। मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स
वहाँ पे बच्चों को भी एडजस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, और हमारे जो टीचर्स थे ऑफ कोर्स उनके लिए भी ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सारा सारा कुछ नया था। तो ये था कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स के भी पर्सपेक्टिव ये थे, जिसकी वजह से उनको इस नए रेजीम में जाने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। उसके बाद जब ये चीज़ चली कि ऑनलाइन एजुकेशन या टीचिंग चली, तो टीचर और अध्यापक के बीच में कुछ गैप बन गए, स्पेसेस क्रिएट हो गए वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ये देखें, सॉरी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अगर ये आप देख पा रहे होंगे, स्पेस क्रिएटेड बिटवीन टीचर्स, ये वाला देखिए, और उसके बाद स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट हुआ। ये मैंने इसको येलो करा, शायद आप देख पा रहे होंगे। और ये स्पेस केवल टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में ही क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि ये स्पेस जो है वो ये विद इन स्टूडेंट्स भी गया है। यहाँ पे केवल ये दो ही अफेक्टेड नहीं थे कि हमारे विद्यार्थी के बीच में और टीचर के बीच में एक गैप बन गया। यहाँ विद्यार्थियों का अपने अंदर भी, एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी के बीच में भी गैप बन गया, स्पेसेस क्रिएट हो गए। स्पेसेस क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि हम एक दूसरे के को रूबरू नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से एक गैप्स जो है वो बन गए। और उसके अंदर कौन कौन से वो गैप्स थे वो आप अगर देखें, एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन वहाँ पे खत्म हो गया। फेस टू फेस इंटरेक्शन किस किस के बीच में? अध्यापक के बीच में और टीचर्स के बीच में। जब आमने सामने आप हैं ही नहीं हैं। अब यहाँ मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूँ, शायद, और मैं आप में से थोड़े से इसमें आपकी इनपुट भी चाहूँगा। आप आमने सामने बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है या आपको मोबाइल पे बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है? टेलीफोनिकली आपको बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है? क्या कहते हैं आपको? एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग? आप फोन पे बात करना ठीक होता है या आमने सामने में? आमने सामने में आमने सामने में ज्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखिए, जब आपको फोन पे बात, अब एक और भी वजह होती है इसकी। देखिए, कई बार आपने देखा होगा, जब आपने रामधारी जी कुछ कह रहे थे, जब आप फोन पे बात करते हैं ना, तो फोन पे बात करने में ना तो आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता, ना ही मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता, ना आपके चेहरे की वो जो भाव मैं पढ़ सकता, ना आप मेरे चेहरे के भाव पढ़ सकते। तो अब कई बार ऐसा भी होता है, जब आप आमने सामने होते हो तो बड़ा समझ के आप बोलते हो, बड़ा सोच के बोलते हो, लेकिन जब आप मोबाइल पे बात करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा कैजुअल बात कर जाते हैं, जो कि हमारे अंदर नीलोखेड़ी से अनिल कुमार जी हैं, पधाना स्कूल से, प्लीज। अनिल कुमार जी पधाना से, सुन रहे हैं आप मुझे? अनिल जी म्यूट कीजिए, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा आपको म्यूट। चलिए, बात यहाँ थी कि क्या आप फोन पे बात करना लाइक करते हैं, सहज महसूस करते हैं, या सीधे? तो आंसर सीधा है कि आप डायरेक्ट अगर बात करें उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। आप एक दूसरे के फेस रीडिंग कर सकते हैं और आप बहुत ही समझ के बोलते हैं। दूसरी बात, केवल अध्यापकों के साथ नहीं थी ये बात, पीयर्स के साथ भी ये बात थी। जो अब बच्चे आपस में जो बात करते हैं, देखिए कि जब बच्चे आपस में बात करते हैं, कई बार वो फोन पे कुछ बातें कर देते हैं और आमने सामने कुछ और बातें करते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। अब यहाँ पे देखिए, टीचर्स को कौन सा कंटेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कंटेंट सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप सब अध्यापक हैं और आप सब ये बात जानते हैं कि जो कंटेंट होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि, या ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि कुछ कंटेंट आसान होता है देखने में, लेकिन उसको पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने में टीचेबिलिटी उनकी थोड़ी सी इजी होती है। लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट था, उस कंटेंट को हमने बच्चों के सामने जो पेश करना था वो ऑनलाइन पेश करना था। तो वो हमने फिर पहले उस कंटेंट को सेलेक्ट करना था जो कंटेंट हम बड़ी आसानी से बच्चों तक पहुंचा पाएं। तो ये भी एक चैलेंज होता था टीचर के लिए कि वो कैसे उस कंटेंट को सिलेक्ट करे। उसके बाद उस कंटेंट की डिलीवरी सिलेक्शन होगी, तो उसके बाद डिलीवरी पार्ट भी उसका होना है। तो उस कंटेंट की वो डिलीवरी जो है वो किस तरह से करे कि वो बच्चों तक मेरे पहुंचे। क्या मैं इसको केवल एक ऑडियो फॉर्म में भेजूं, क्या मैं इसको केवल टेक्स्ट फॉर्म में भेजूं, या फिर मैं इसको एक वीडियो बनाकर भेजूं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से टीचर और अध्यापक के बीच में स्पेस भी क्रिएट हो रहा था। रिसेप्शन ऑफ द कंटेंट है, यहाँ पे थोड़ा आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ ऑफ छूट गया बीच में, ये थोड़ा माफी चाहूंगा मैं। रिसेप्शन ऑफ द कंटेंट, अब आपने तो ये सेलेक्ट कर लिया कंटेंट को और आपने उसको डिलीवर भी कर दिया किसी तरह से ऑनलाइन, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो रिसीवर है, मैं यहाँ से कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आप रिसीवर हैं इसके, आप इस कंटेंट को रिसीव कैसे करते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे जब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं पूरी तरह से आपको ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे कितने साथी हैं वो इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं, कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो अभी जिसका मैं नाम मेंशन कर रहा था वो साथी शायद घर में कहीं और थे, उनको नहीं मालूम था कि मैं उनका नाम भी पुकार रहा हूँ। तो ये रिसेप्शन ऑफ द कंटेंट है कि वेदर जो उस तरफ जो टेबल के उस पार बैठा है व्यक्ति, जो कंप्यूटर पे जो बैठा है, वो इस कंटेंट को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता चलता। बहुत सारी चीज़ों को तो मैं यहाँ विजुअल्स में देख पाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता चलती कि वो केवल उसको खोल के बैठा है या फिर उसको वो अच्छी तरह से सुन पा रहा है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ प्री रिक्विजिट्स, इसकी वजह से भी हमारे बीच में कुछ स्पेसेस क्रिएट हुए कि प्री रिक्विजिट्स ही नहीं है। जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर थोड़ा सा गैप तो ऑब्वियसली क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरा यहाँ पे नेट खत्म हो जाए या आपके यहाँ से कोई लाइट गई या इंटरनेट कोई तार खराब हो गई, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप इस चीज़ को देख पाएंगे। तो ये लैक ऑफ प्री रिक्विजिट्स भी हो जाती है हमारे बीच में कई बार। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू रहता है वो होता है पेरेंटल सपोर्ट। क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं आपके बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी फील्ड में काम करते हैं, आप ये बेहतर जानते हैं कि हाउ मेनी पेरेंट्स आर देयर हु आर सपोर्टिंग देयर किड्स। कितने हैं वो जो आपको सपोर्ट करते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि वो कहते थे कि हमारे पास तो जियो का जी छोटे वाला फ़ोन है, तो हाउ दैट पेरेंट कैन सपोर्ट। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स फिर ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने अपने स्मार्टफोन नए खरीदे, उसके अंदर सिम्स डलवाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई बच्चों को। तो धीरे धीरे ये चीज़ जो थी वो बढ़ती चली गई और थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी पेरेंट्स की तरफ से मिलना शुरू हो गया था उसमें। उसके बाद टेक्निकल ना हाउ। अब आप देखिए कि जब आपने आज जूम ऐप यहाँ पे डाउनलोड करी होगी या फिर जब आप अभी देख रहे थे कि आपने कुछ पूछना है, उसको माइक को ऑन करना है, या ये सारी टेक्निकल ना होते बच्चे को नहीं मालूम कि किस तरह से ये सारी टेक्निकलिटीज उसमें से वो ठीक करे। बहुत चैलेंजेस थे शुरू में, लेकिन अब धीरे धीरे तो आज की तारीख में अगर आप बात करें कि आज का बच्चा तो मेरे ख्याल से आपसे भी ज़्यादा टेक्निकली उसके बारे में जानता है कि किस तरह से आप उस बच्चे ने कहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए अपॉर्चुनिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि ये कितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं। पहली बात तो ये है, अपॉर्चुनिटीज का मतलब यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे चलिए, ये जो लैक ऑफ प्री रिक्विजिट्स है, यहाँ पे आप देखिए कि अगर प्री रिक्विजिट्स नहीं है तो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ द इंटरेक्शन। अब जो टीचर है और स्टूडेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी कैसी है। बड़ी सिंपल सी बात ये है कि एक जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है, आप देखेंगे वो कम माल में भी अपनी
सेल्समैनशिप की क्वालिटी की वजह से अपना माल बेच दिया जाता है। पुअर क्वालिटी का माल भी आपको सिर मढ़ देता है। लेकिन एक पुअर जो सेल्समैन होता है, चाहे उसके पास कितने ही अच्छे अच्छे सामान क्यों ना रखा हो, वो अपने कस्टमर को नहीं दे पाता। इसी तरह से जो आप लोगों का भी, आप कोई और नहीं है, आप भी केवल एक सेल्स पर्सन है जो अपनी दुकान में से माल बेचता है। अपने बच्चों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और उन बच्चों को आप उनके जो बिहेवियर को है वो मॉडिफाई करते हैं। और किसी बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई फाइल्स नहीं है, वो लिविंग बीइंग्स हैं जिनको आपने चेंज करना है। इसलिए वहाँ पे जो ये इंटरेक्शन है वो क्वालिटेटिव इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर क्वालिटेटिव इंटरेक्शन नहीं है तो आप अपने बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, और बच्चा आपकी क्लास को छोड़ के कहीं और घूमेगा। क्योंकि आप देखते हैं क्लास में भी बच्चा, जब आपको फेस टू फेस पढ़ाते हैं, बच्चे फिजिकली बैठते हैं लेकिन मेंटली वहाँ पे बाहर होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं, बच्चे घड़ियां देखते रहते हैं कि कब इस टीचर का क्लास खत्म हो और कब इससे हमारा पीछा छूटे। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी वो वेट करते हैं कि कब इस अध्यापक का पीरियड आए और हम पढ़ें उससे, बहुत अच्छा उनको मजा आता है। तो ये क्वालिटी जो इंटरेक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऑनलाइन टीचिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व रह जाता है, क्योंकि बच्चा फेस टू फेस आपके सामने नहीं होता है। तो ये कुछ गैप्स थे जो हमारे बच्चों के बीच, टीचर्स और अध्यापक बच्चों के बीच में क्रिएट होते हैं, और जो बच्चों के खुद के बीच में विद इन द पेयर ग्रुप्स बच्चों के ही बीच में जो क्रिएट होते हैं, ये वो कुछ गैप्स थे। और ये वो गैप्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, जिनको हमें फिल करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो आप देखें, यहाँ से कुछ थ्रेट्स हमारे सामने आते हैं, कुछ चैलेंजेस। इन थ्रेट्स को आप चैलेंजेस भी कह सकते हैं। ये डर हैं हमारे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ हमारा हो सकता है। ये कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं? देखिए, मिसिंग सोशल कनेक्शन लेड टू आइसोलेशन, क्योंकि हम एक दूसरे से सोशली जुड़ नहीं रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। और जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो हम आइसोलेट हो रहे हैं, आइसोलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब आप दिख नहीं रहे हैं तो आप माइंड से बाहर हो जाते हैं। तो जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू आइसोलेशन। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा उठा है कि भाई जो विद्यार्थी हैं वो सोशल कनेक्शन उनका नहीं हो रहा है, और जब सोशल कनेक्शन नहीं हो रहा है तो वो आइसोलेट हो रहे हैं। और जब वो आइसोलेट हो रहे हैं तो फिर वो देखिए कि व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है, और वो मन में कुछ उल्टे ख्याल आते हैं। और आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जब आप घरों में कैद रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। लैक ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं। घर में बच्चा है, अपने पेरेंट्स से वो कितनी देर बात करता है? जो बातें वो अपने जो पेयर ग्रुप में करता है, अपने छोटे बच्चा अपने छोटे दूसरे बच्चों से करता है, तो वो घर में नहीं कर सकता। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन की वजह से भी उसके मन के अंदर थोड़ी सी उत्कंठा पैदा हुई। और उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? आज अगर देखें तो छोटे बच्चे भी मोबाइल उठा के चल पड़ते हैं, और वो उनमें से वो कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं। तो जो असली डायरेक्शन थी वो उसको भूल गए, और वो गलत दिशा में भटक, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब यहाँ पे है भटक जाना। और इस दौरान वो बच्चे जब आइसोलेट हुए और इंटरनेट में उनके हाथ में आया, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने सभी कामों से, और वो गलत दिशाओं में भी उनके कदम पड़ने लगे। वहाँ पे वो मोबाइल्स में ऑनलाइन गेम्स देखने लगे। और मुझे लगता है कि आप सब जानते होंगे, एक वो गेम आया था इफ एनीबडी कैन, जिसमें वो बच्चे अपने सुसाइड करते थे। गेम था पबजी सर। नहीं, पबजी नहीं, ब्लू वेल। ब्लू वेल, सभी साथियों को, मुझे ब्लू वेल के बारे में आप सब जानते होंगे। ब्लू वेल गेम एक आई थी जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। वो अपने आप कमरे में बंद करते थे, और वो उसमें से एक चैलेंज देते थे, और वो हर दिन नया चैलेंज, वो डिफिकल्ट चैलेंज देते रहते थे, और लोग छतों पे चढ़ जाते थे, नीचे कूद जाते थे बच्चे, और इस तरह से कई बार बच्चे अपनी नब्ज काट लेते थे, सुसाइड कर लेते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उसकी वजह से। उसके बाद देखिए कुछ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ डिटेरियोरेशन। फिजिकली वो बच्चे जब बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, सोशली वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं,
तो अब आप देखिए कि आप कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कोविड में वेट गेन किया, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं थी, बाहर आप नहीं जा पा रहे थे, घर में खाना खाया और लेटे, तो फिजिकली आप अनफिट हो गए, मेंटली आप अनफिट हो गए क्योंकि किसी से आप मिल नहीं पा रहे हैं, और इमोशनल हेल्थ जो थी आपकी वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई है, क्योंकि इमोशनली भी आपको होना बड़ा ज़रूरी है, किसी से मिलते ही नहीं है आप, तो किस तरह से अपनी इमोशंस, वो कहते हैं ना कि कई बार आप अपनी बात कह के अपनी, जैसे वेंट ऑफ फीलिंग्स होता है कि अपनी भावनाओं को आप थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, और जिससे आप हो जाते हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो रिलैक्स का आपके पास कोई मौका ही नहीं था, क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से मिलते ही नहीं, इसलिए फिजिकली आप डिस्टर्ब हो गए, मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, और इमोशनल हेल्थ पे भी हमारे सबके अध्यापकों के, बच्चों के, या किसी भी इंडिविजुअल के इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हम सबको आई थी, या यूँ कहिए कि आज भी वो दिक्कतें हमारे पास परसिस्ट कर रही हैं, आ रही हैं। अब ये देखिए कि कुछ और भी थ्रेट्स हमारे पास थे, ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, तो ऑनलाइन थ्रेट्स उनके सामने आ गए। ऑनलाइन आप सब देखते हैं, साइबर सेफ्टी का मुझे लगता है कि आपने शायद किया होगा, साइबर सेफ्टी वाले जो हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे उन्होंने आपको कुछ बातें बताई होंगी कि ये ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे सामने बहुत ज़्यादा आए। किस तरह के थ्रेट्स आए थे? मिस यूज़ ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास जो ये चैनल्स चलते हैं, चाहे वो आपकी फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, या इस तरह के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म चैनल्स हैं, उन पे आप देखें भड़काऊ चीज़ें आई, कुछ गलत चीज़ें आई, और इवन आप देखें कि जब आपके हाथ में मोबाइल है तो जो टीनेजर्स हैं खासकर, वो बच्चे अलग से बैठे हैं, पेरेंट्स से अलग बैठे हैं, वो न जाने किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मिस यूज़ ऑफ दिस सोशल प्लेटफॉर्म्स हुआ उसकी वजह से, और कुछ हमारे जो बच्चे थे या कुछ ये जो लोग होते हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार हो गए उसमें। उन्होंने अपने फेसबुक पे या इन चीज़ों पे अपने आप को प्लेटफॉर्म्स पे शो किया, और फिर उनकी बुलिंग स्टार्ट हो गई, लोगों ने गालियाँ देनी शुरू की, या फिर कुछ फिरौती मांगना, या बहुत सारी चीज़ों का वो शिकार हो गए। लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा, और ये जो सिक्योरिटी हमारी ब्रीच हुई है, जो चीज़ें हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, खासकर मैं आप सब साथियों से ये निवेदन जरूर करूँगा कि बच्चे या जो आप लोग अपना फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे एक स्टेटस डाल देते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं, अभी आप वहाँ जा रहे हैं, आप लिख देते हैं ऑन माई वे टू शिमला, और वो चोर बाहर देख लेते हैं कि अच्छा स्टेटस डाला है ऑन माई वे टू शिमला, घर में कोई नहीं है, और वो घर में वो कल्याण कर जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें वो चुरा के ले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा, आप अपनी बैंक की कुछ डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आप उस पर कार्ड की डाल देते हैं, और वो सारी सारी वो चोरी हो जाती हैं, और बैंक खाते आपके खाली हो जाते हैं। तो ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का लॉस होता है, ये ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर आता है। और एक और भी बात अब देखिए, ऑनलाइन एटिकेट्स की सबसे पहले तो हम सीखें ये ऑनलाइन एटिकेट्स, जब आप सीखेंगे तो हमारा विद्यार्थी भी सीखेगा। अब मैं आपको अभी एक एग्जांपल, मैंने आपको ये कहा था कि मैं इसी प्लेटफॉर्म से ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हम रखेंगे। ऑनलाइन कुछ एटिकेट्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, और इन ऑनलाइन एटिकेट्स में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि एक तो हमने किसी की पोस्ट पे गलत कमेंट नहीं करना है। हम ये सोचें कि जो हमारे लिए गलत कमेंट करेगा तो हमें कैसा लगेगा, हमें एम्पैथाइज करना है उन के साथ। दूसरी बात, कई बार अब जब इस प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए मेरे कई साथी हैं, अभी एक मैडम का जो इसमें आवाज़ आ रही थी कि मेरी 5% बैटरी रह गई है। अब आप देखिए, आप इस वक्त 71 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप बात कह रहे हैं वो 71 लोग सुन रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। और कई साथी आप देखेंगे, आज वैसे मुझे इसमें दिखाई नहीं दिए, कई बार साथी क्या कर रहे हैं, वो एक लर्निंग जो है वो एक फॉर्मल एक्टिविटी है जिसको आप फॉर्मल वे में ही सीख पाते हैं, खासकर इस प्लेटफॉर्म पे। कई बार आपने देखा होगा, अभी अपने साथियों को या आप अपने अंदर देखिए, कुछ मेरे साथी अभी भी रजाई में दुबके पड़े होंगे और वो
वहीं से उसको अपनी वीडियो ऑफ करके उसको देख रहे होंगे, या कई साथी मेरे वीडियो ऑन कर लेते हैं और वो थोड़ा सा बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बैठे होते हैं, जो कि बड़ा एक गलत सा एक असर पड़ता है जो आपके व्यूअर्स होते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन एटिकेट्स का भी होना आपके अंदर और आपके विद्यार्थियों के बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, आप कॉपीराइट एक्ट के भी आप और आपका विद्यार्थी कॉपीराइट एक्ट का भी शिकार हो सकता है। कॉपीराइट एक्ट, मान लीजिए आपने कोई वीडियो किसी की कंटेंट आपने यहाँ पे डाल दिया, अपने नाम से डाल दिया, तो वो प्लेगियरिज्म है, कॉपीराइट एक्ट के वो टोटली अगेंस्ट है और वो आप कभी भी केस कर सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट डालते हैं तो वो कॉपीराइट में आता है या नहीं आता है, वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो ये भी ऑनलाइन एटिकेट्स का एक पार्ट होता है। और उसके बाद अगर देखें फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे इसका अगर हम इसको दोनों तरीके से देखेंगे कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से है कि आप घर पे बैठे ये काम कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। कई बार आप देखेंगे जो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, एक लिंक जाता है और अपनी हिसाब से, जैसे आपने दीक्षा पोर्टल पे आप ट्रेनिंग्स करी हैं, और इस तरह से जब मर्जी आप उसको कर सकते हैं, वो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे। लेकिन कई बार ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सक्यूज मी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें बड़ी फायदेमंद होती है जब हमारा मन करे। जैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज कोई करते हैं तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी में आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बोन है, आशीर्वाद है, क्या ये आपके लिए बेन है, मीन्स अभिशाप है, या फिर दोनों हैं। तो ये डिसाइड आपने करना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जितनी आप लेते हैं, अब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप घर बैठे के इसको कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप इसको, वहां पे आप ये जो एटिकेट्स आप शो कर रहे हैं हमें या किसी को, ये जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली है इसके माध्यम से, तो इसमें से आप कहाँ पे जाते हैं? क्या आपने आपको यहाँ पे आप साबित कर रहे हैं या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं? तो ये आपने खुद डिसाइड करना है, आप बेटर जज हैं इसके लिए। यहाँ से मैं आपको नहीं कहूँगा इसके बारे में कुछ भी, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो जितने मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हद तक, अगर मैं उनको कैटेगरी में डाल दूं तो वो इस कैटेगरी में मेरे लिए आते हैं। तो दैट्स ए बोन फॉर यू, दैट्स एक आशीर्वाद है आप सबके लिए, ये वरदान है आप सबके लिए। अब मैं बात करता हूँ, ये तो बात हो गई कि भाई कौन कौन से क्या ऑनलाइन टीचिंग है, क्यों शुरू हुई, इसके थ्रेट्स कौन कौन से हैं। ये जो थ्रेट्स हैं, इन थ्रेट्स को ही अगर हम रिमूव कर दें तो वो हमारी सेफ्टी हो जाएगी। तो देखिए उस पर चलते हैं कि अब अध्यापक ने ड्यूरिंग दिस, ये ऑनलाइन टीचिंग के दौरान किस तरह से एक ऐसा स्पेस क्रिएट करे वो, कि वो बच्चों के साथ अच्छी तरह से हेल्दी एटमॉस्फेयर में वो जुड़ पाए। हाउ टू क्रिएट ए सेफ स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पे कुछ बातों की पे हम चर्चा करेंगे और एक मैं आपसे भी इनपुट चाहूँगा इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि मेक योरसेल्फ एंड स्टूडेंट्स टेक्नो फ्रेंडली। ऑनलाइन जब काम करना है तो टेक्नो फ्रेंडली हमें होना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को या खुद को टेक्नो फ्रेंडली नहीं करते, आज भी हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि 40% टीचर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। और मैं उन टीचर्स को ये कहूँगा, दे आर सो आउटडेटेड। वो ना तो आपको करने देंगे और ना ही वो खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए जाना है, अगर आप अपने लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है, तो आपको भी टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा और आपके जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी आपको टेक्नो फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीच में ऐसा समय आया था पिछले बार कि आप बच्चों से मिल सकते थे, बच्चे आपके डाउट्स क्लियरिंग के लिए आ सकते थे। तो तब आपकी ये जिम्मेवारी थी कि उन बच्चों को आप ऐसे बता दें कि अगर ऑनलाइन क्लास ऐसे चले तो आपने इस तरह से इसको अटेंड करना है। सेकेंड थिंग इज टू ट्राई टू क्रिएट योर ओन रिसोर्स। आपको कोशिश करनी है कि आप अपना रिसोर्स बनाएं। जो भी आप बच्चों को कंटेंट देते हैं वो खुद बनाएं, चाहे वो टेक्स्ट का मटेरियल है, चाहे वो ऑडियो है और चाहे वो वीडियोस हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपको मालूम है कि आपके बच्चों को कैसा मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए,
और किस फॉर्म में वो मटेरियल चाहिए, तो उसी फॉर्म में आप अपने बच्चों को वो मटेरियल खुद बना के दें, क्योंकि अगर आप दूसरे के वीडियोस वहाँ पे देंगे तो कॉपीराइट एक्ट भी आपके ऊपर लग सकता है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि आप अपने ही मटेरियल तैयार करें, जो इजी लैंग्वेज है, आसान भाषा में उस मटेरियल को आप तैयार करें और उसके बाद वो बच्चों तक आप पहुँचाएँ। कीप द आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स हिडन। आपके जो बच्चे हैं उनके आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ हमने आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल ओपन रखी हुई है कि क्योंकि हम आपको नाम से बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो विद्यार्थी होते हैं एक क्लास में, आप देखते हैं कि किसी पे 20 हैं, किसी पे 25 हैं, तो वहाँ पे आप उन बच्चों को रोल नंबर्स दीजिएगा वहाँ पे, या कोई ऐसे कोड दीजिएगा कि उस कोड से ही वो ज्वाइन करें। कई बार ऐसा होता है कि अगर ये लिंक जो आप शेयर करते हैं वो लिंक किसी गलत हाथ में चला गया, तो वहाँ से इन बच्चों के वो फोटो भी क्लिक कर लेगा, उनके नाम भी क्लिक कर लेगा और उनका वो व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जब भी आप ये ऑनलाइन टीचिंग करें तो हमेशा अपने विद्यार्थियों की आइडेंटिटी को कहीं भी डिस्क्लोज ना होने दें, उनको हमेशा हिडन रखेंगे। नेक्स्ट वन इज गिव ईच स्टूडेंट ए नंबर विद विच शी कैन ज्वाइन ऑनलाइन। हाँ, ये मैंने आपको डिस्कस किया है कि एक नंबर से ही वो ज्वाइन करें और ताकि आइडेंटिटी उनकी डिस्क्लोज ना हो। फॉलो ऑनलाइन एटिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं डिस्कस भी किया आपसे, लेकिन यहाँ पे जब हम करते हैं तो क्या आपने करना है। देखिए, अगर विद्यार्थियों को आप अरे गहरे टाइम पे कोई भी काम भेजेंगे तो ऑब्वियसली वो भी गलत टाइम पे, क्योंकि आपका जो समय है वो आपका भी है, आपके परिवार का भी है, कुछ प्राइवेट टाइम भी आपका है जिसमें वो आपको नहीं कांटेक्ट करें। तो ये चीज़ आपने भी फॉलो करनी है कि बच्चों को भी आप देखें कि किस टाइम आपने उनको कोई भी कंटेंट भेजना है, और बच्चे भी इस चीज़ को सीखें कि वो किस वक्त आपको कोई भी कंटेंट आपको चेकिंग के लिए, या मान लीजिए आपसे कोई बात करनी है तो वो किस तरह से, कौन सा समय वो निर्धारित करें। इसलिए ये चीज़ें आप उन बच्चों को बताएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप इस ऑनलाइन सेशन में चलते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और जो खासकर टीनेजर्स हैं, जो 9th to 12th जो बच्चे हैं, उन बच्चों में एक अट्रैक्शन होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, और वो ये भी हो सकता है कि वो विद इन द स्टूडेंट्स और विद द टीचर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन उनकी बन पाए, और बन जाती है कई बार, और वो फिर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि कई बार आप भी उसका खुद एक पार्ट ना बन जाए। तो ये कुछ ऐसे ऑनलाइन एटिकेट्स हैं जो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप उनको ये भी बताइए कि किस वक्त उन्होंने आपको कॉल करना है और किस टाइम वो कोई बात या कोई कंटेंट आपको भेजें, किस टाइम वो शेयर करें। VCs with students and their parents in small groups should be organized। और कुछ ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चलें जो कि विद्यार्थियों के और पेरेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप में आप ऑर्गेनाइज करें। छोटे ग्रुप में क्यों आप ऑर्गेनाइज करेंगे, वो इसलिए ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अपने उनके पेरेंट्स से किसी बच्चे की शिकायत की बात करनी है, किसी के ऐसी बात करनी है, तो वो छोटे ग्रुप में होगी ना, और तो वो ज़्यादा नहीं फैलती बात। या फिर आप 1-to-1 मार्किंग भी आप कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, आप पेरेंट्स के साथ उनकी डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ताकि आप बच्चे के बारे में उन पेरेंट्स तक पूरी इंफॉर्मेशन या जानकारी वहाँ पे आप भेज सकें। उन बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चे का पता हो और अध्यापक को भी बच्चे का पता हो, और वो उसका एग्जैक्ट जो जिसको कहते हैं ना कि इवैल्यूएशन करके वो आप अपने पेरेंट्स हैं उनके, उनको आप दें। और असाइन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ एंड सराउंडिंग्स, क्योंकि ऑनलाइन आप कर रहे हैं, मिल तो रही नहीं है बच्चों से, आप कंटेंट के अलावा कोई बात कर नहीं सकते क्योंकि वो लिमिटेड टाइम है आपके पास, 35 मिनट 40 मिनट एक बच्चे के साथ बात करने का। तो उसमें आप कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे सकते हैं इसमें, ताकि एक आपका और उन बच्चों का एक इंटरेक्शन बन पाए। जिस तरह से आप मान लीजिए ऐसा कह सकते हैं कि आपने कल का दिन, हाउ डिड यू स्पेंड योर मंडे, क्या क्या आपने उसमें सारे काम किए हैं। आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। जब
सब कुछ ऑफ था, मार्केट्स बंद थी, लॉकडाउन था, तब तो आप सराउंडिंग्स की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज आप उनकी बात कर सकते हैं कि इफ यू गो टू ए पार्क व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू सी देयर, किस तरह की एक्टिविटीज वहाँ चल रही होती हैं। तो इस तरह के कुछ आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उनको दे सकते हैं ताकि वो बच्चे थोड़ा सा दूसरी चीज़ों के साथ भी जुड़ें, केवल वो एजुकेशन से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें वो ना करें। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी आप करें, जैसे कि मेक ऑडियो कॉल टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स फॉर फीडबैक। आप फीडबैक जरूर दें बच्चों का उनके पेरेंट्स को, और आप उनके पेरेंट्स को भी जरूर कहिएगा कि वो जब चाहें या इस समय से लेकर इतने बजे तक वो कॉल कर सकते हैं अपने बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो आप उन स्टूडेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, और आप उन पेरेंट्स को भी आप फीडबैक दे सकते हैं। और स्टिक ओनली टू हेल्दी टॉक्स एंड ऑब्जर्व किड्स इन बिटवीन। और इस बात आप ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि जब आप फेस टू फेस नहीं होते तो कई बार गलत सी बातें हम कह जाते हैं। तो आपने केवल हेल्दी टॉक्स रखनी है, स्टिक ओनली टू हेल्दी टॉक्स। ये चीज़ आप देखें, ये इस पॉइंट पे आप ये जो मैंने सर्कल कर दिया है, केवल हेल्दी टॉक्स आप करें। बच्चों के बीच में कोई भी लूज टॉक का कोई स्पेस नहीं है ऑनलाइन टीचिंग में। और जो आपके विद्यार्थी हैं उनको बीच बीच में आप ऑब्जर्व भी कीजिएगा, बीच बीच में। अब जैसे आपको मैंने ये कहा कि आप वीडियोस अपनी ऑन कीजिएगा, तो वो आपकी प्रेजेंस देखने का एक माध्यम है। मैं कहता हूँ आप अपनी वीडियोस ऑफ कर लीजिएगा, तो बीच बीच में आप ये करवाते रहिएगा बच्चों से, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे अटेंटिव हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम अपने एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ स्पेस होता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई खतरा नहीं होता है, जिसके अंदर सेव द नंबर्स विद नेम, क्लास एंड रोल नंबर। आपके फ़ोन के अंदर जो बच्चों के नंबर होने चाहिए से वो बिल्कुल डिफाइन हो कि बच्चा कौन सी क्लास का है और क्या उस बच्चे का नाम है। एक बच्चा आपको कॉल करता है तो पहले आप उसको पूछते हैं आपका नाम क्या है बेटा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं। तो ये समय जो जाया होता है वो, और बच्चा भी यूँ फील करना शुरू करता है कि अच्छा मेरे टीचर को तो मेरा नाम ही नहीं मालूम है। अगर आप बार बार ऐसे पूछेंगे तो बच्चा थोड़ा सा हताश होगा। तो इसलिए जब आप फ़ोन में उनके नंबर सेव करें तो उनका पूरी तरह से उनको डिफाइन करके रखें, नाम आपको सेव करें, क्लास उनकी सेव करें, उनका रोल नंबर सेव करें, ताकि जब भी कॉल आए तो आप उनको नाम से ही उनको पुकारें। तो ये थे हमारे पास कि हम किस तरह से एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि सेफ हो आपके बीच में, आपके विद्यार्थियों के बीच में, और हमारी एजुकेशन के बीच में। और इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और अब आपका ये जो 5 मिनट हैं हमारे पास, और अगर विक्रम जी मुझे देंगे इजाज़त इस चीज़ की, हालांकि थोड़ा सा हम स्किप कर गए हैं, टाइम से ऊपर चले गए हैं, तो आपके सवाल अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, सो नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल। यस, कोई साथी अपने सवाल है किसी के, कोई डाउट्स हैं, या अपनी कुछ इनपुट कोई साथी देना चाहता है, कुछ ऐड ऑन इसके अंदर करना चाहता है, तो स्वागत है आप सबका। एनीवन प्लीज, कोई साथी अपनी बात जो करना चाह रहा है तो ही would anyone like to say something? मुझे लगता है कि सारे गायब हो गए हैं अब। तो चलिए खैर, मैं अब आपसे थोड़ा और तरीके से रूबरू हो जाता हूँ। हु इज नीतू? नीतू मैम इज देयर? नीतू नहीं है, नोट कर लीजिए विक्रम जी नाम इनका। प्रियंका, नोट कर लीजिए नाम इनके। यस, उसके बाद है प्रियंका। आप सभी साथी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिएगा प्लीज, और माइक ऑफ कर लीजिएगा। रितु जी हैं घरोंडा से। हाँ जी सर।